स्टूडेंट्स, आपने कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है। लेकिन उस कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने पहले भी डिस्कस की कि वो लो एनर्जी पे काम करती है और हाई एनर्जी पे काम नहीं करती। इसके अलावा भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी को अगर एक बार हम रिवाइज कर लें, कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी क्या कहती है कि अगर तो कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल किसी भी टारगेट से जब स्ट्राइक करता है, अगर उस स्ट्राइक करने के नतीजे में वो पार्टिकल उस टारगेट के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है या अपनी एनर्जी उसके अंदर सारी की सारी लूज़ कर देता है, किसी एक न्यूक्लियन को दे देता है या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियंस को दे देता है, तो फिर वो न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड हो जाता है, उसके अंदर एक्सेस एनर्जी आ जाती है क्योंकि उसने पार्टिकल एब्जॉर्ब किया हुआ है। एक्सेस एनर्जी जो आ जाती है वो उस एक्सेस एनर्जी को रिलीज़ करना चाहेगा कुछ देर के बाद। एक्साइटेड स्टेट पे जब भी कोई न्यूक्लियस जाता है तो उसमें डी एक्साइट भी होना होता है किसी ख़ास टाइम के बाद। ठीक है, तो वो जो डी एक्साइट होता है जब, तो उसके नतीजे में हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनता है और उसके साथ कुछ पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी और इसके अंदर इसकी दो स्टेजेस थी। पहली स्टेज ये थी कि फॉर्मेशन कैसे होती है कंपाउंड न्यूक्लियस की। दूसरी स्टेज ये थी कि वो कंपाउंड न्यूक्लियस जब बन जाता है तो फिर वो डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है, पहली स्टेज को हम एंट्रेंस चैनल कहते हैं और दूसरी स्टेज को हम एग्जिट चैनल कहते हैं। इस थ्योरी के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये बात की थी कि 50 MeV एनर्जी तक जो है वो उसके लिए एप्लीकेबल है। उससे ज़्यादा एनर्जी के लिए ये, उससे ज़्यादा एनर्जी की प्रोजेक्टाइल या उससे ज़्यादा एनर्जी का पार्टिकल अगर रिएक्शन कर रहा है तो उसके लिए फिर ये थ्योरी जो है एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी हम देखेंगे जो कि ये जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी है इसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, यानी हम इसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा अगर हम इसको, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि मोस्ट एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी, यानी एक्सपेरिमेंटली जितने भी इसकी टेस्ट किए गए हैं उसके नतीजे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है सपोर्ट करती है कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी की, दैट इट इज़ वेरी गुड थ्योरी एंड इट इज़ in line with our experimental results, but in certain areas experiment results are not considered with this theory. कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये थ्योरी जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो है वेरीफाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन हैं, उनमें से पहली लिमिटेशन ये है दैट इंसिडेंट पार्टिकल लूजेज ऑल इट्स एनर्जी or its identity in case of large nuclei, heavy nuclei, but in case of light nuclei this theory cannot be applied. ठीक है, अब होता ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल आता है अपनी एनर्जी लूज़ करता है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये बात तो ठीक है कि वो जब हैवी न्यूक्लियस में आता है तो ज़ाहिर अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देता है, यानी खुद ख़त्म हो जाता है एनर्जी दे के ट्रांसफर करके। लेकिन अगर लाइट न्यूक्लियाई हो हमारे पास, यानी बहुत छोटा न्यूक्लियस हो जिसके अंदर थोड़े प्रोटॉन और थोड़े न्यूट्रॉन, यानी बहुत छोटा हो जिसका रेडियस इतना ज़्यादा ना हो, उसमें जब ये पार्टिकल जाता है तो ये अपनी एनर्जी किस तरह से लूज़ करता है या वे करता है या नहीं करता, इस बारे में जो है वो ये थ्योरी जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो रिजल्ट्स सेम नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी है लार्ज न्यूक्लियस के लिए तो बहुत अच्छी तरह से फिट होती है, बट जो लाइट न्यूक्लियाई हैं उनके लिए ये अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास था कि कंसिडर द कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म्ड एज A+A। फ़र्ज़ करें हमारे पास A+A है तो उसके नतीजे में हमारे पास Y स्टार यानी एक्साइटेड कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया। और दूसरा तरीका है B+B, अगर हमने इन दोनों को भी ऐड किया तो भी हमारे पास यही वाला कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया है। ठीक है,
तो excitation energy of compound nucleus is same for both entrance channels if A and B are within certain energy range, ठीक है, beyond range। तो ये भी एक अजीब बात है कि अगर A और B जो हैं किसी एक ख़ास एनर्जी रेंज में होंगे तो ही इनकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो सेम बनेगी, यानी कंपाउंड न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट जो है वो सेम बनेगी। अगर ए और बी जो है वो किसी ख़ास रेंज में दोनों नहीं लाई करते, बल्कि ए रेंज में है हमारी किसी एक स्पेसिफिक रेंज में और बी उस रेंज के अलावा है, तो फिर इन दोनों रिएक्शंस का जो नतीजे पे बनने वाला कंपाउंड न्यूक्लियस है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है कि हमारे पास एनर्जी रेंज जो है वो हमेशा सेम हो, तभी हम इन दो तरह के रिएक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक लिमिटेशन है। अच्छा, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिटेड पार्टिकल्स, थर्ड हम जो बात कर रहे हैं थर्ड लिमिटेशन की, वो ये है कि अगर एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की जाए जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं इसके नतीजे में, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है एंट्रेंस चैनल से। इसका क्या मतलब है, एमिटेड पार्टिकल्स जो हैं वो इस पर डिपेंड कर रहे हैं, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन एमिटेड पार्टिकल्स की वो डिपेंड कर रही है कि वो किस तरह से एंट्रेंस चैनल में भेजे गए थे, यानी किस किस एंगल पे जो एमिटेड पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो किस एंगल से एंट्रेंस चैनल में जो है प्रोजेक्टाइल एंटर हुई थी, ठीक है। तो ये एक इशू है कि ये इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए था पार्टिकल्स की जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, बट वो इंडिपेंडेंट नहीं है एंट्रेंस चैनल के, बल्कि डिपेंड कर रही है एंट्रेंस चैनल पे। फोर्थ इसकी जो हमारे पास लिमिटेशन है वो ये है कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इनिशिएट होते हैं, ठीक है, इन अ मैकेनिज्म जो कि विच इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द कंपाउंड थ्योरी। सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शंस विच आर इनिशिएटेड विद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोसीड इन अ मैकेनिज्म विच इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी, यानी हमारे पास कुछ एक ऐसे रिएक्शन भी हैं जो एक्सेप्शन है जो कि किसी ख़ास मैकेनिज़्म से जो है प्रोसीड करते हैं। हालांकि हम ये बात कर रहे थे कि कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी में कोई मैकेनिज़्म नहीं होता, जब एक कंपाउंड बन गया उसके बाद हमें नहीं पता कि कौन सा वाला हमारा रिज़ल्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होते हैं जो कि हमेशा वही आउटकम देते हैं जो पहले दी, यानी हर बार एक ही मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन कंपाउंड थ्योरी जो है वो ये कहती है कि ये कोई मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से हमारे पास ये भी एक इसका जो है वो ड्रॉबैक है, इसकी जो है वो लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा, इस सारे में हमने जो अभी देखी है इसकी लिमिटेशन, इस सारे लिमिटेशन से हमें ये अंदाज़ा होता है कि अगर हम कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर हमें कुछ बातें उसमें से नोट करनी पड़ेंगी। तो पहले तो ये है कि हम हमेशा जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी हैवी न्यूक्लियस के लिए यूज़ करें, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की कि इसकी एक ख़ास एनर्जी रेंज होती है, वो एनर्जी रेंज भी हम जो है वो कंसिडर करें, ठीक है। इसके अलावा हम जो है ये भी श्योर करें कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल हैं वो प्रोजेक्टाइल जो हैं उनकी एक ख़ास एनर्जी रेंज होनी चाहिए। उस एनर्जी रेंज के अलावा अगर कोई प्रोजेक्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर हमारी कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो एक तो ये कि हमें हैवी न्यूक्लियर यूज़ करना है, दूसरा हमें एक ख़ास एनर्जी रेंज अप्लाई करनी है, तीसरा हमें जो है वो ये नहीं कहना कि एंट्रेंस चैनल जो है वो कम्प्लीटली जो है वो अपनी मेमोरी ख़त्म कर देता है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो आउटपुट आएगी, जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो बिल्कुल भी एंट्रेंस चैनल पर डिपेंड नहीं कर रही हैं।
एन+ चैनल पे उनकी एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा डिपेंड करेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि इट इज़ completely independent of that this channel the way it was formed। ये अब थोड़ा सा इसमें इशू है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस जो हैं वो भी हमारे पास एक्सेप्शन आ गए। जैसे फोर्थ पॉइंट था कि जो ये हमने पहले स्टेटमेंट दी थी कि कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी जो है वो किसी एक खास मैकेनिज्म में कंपाउंड जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता, वो किसी भी मैकेनिज्म से हो सकता है, यानी वो रैंडम है। लेकिन अभी हमने जो बात की है इसकी फोर्थ लिमिटेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बता रही है कि कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिएक्शन ऐसे भी थे जिसके नतीजे में जो कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी है उसकी ये बात गलत साबित हुई है कि मैकेनिज्म नहीं है। अब कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो हमेशा एक ही मैकेनिज्म से जो है प्रोसीड होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमने इसकी लिमिटेशंस को स्टडी किया कंपाउंड न्यूक्लियर थ्योरी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल्स के बारे में, ठीक है। अगर आपने एटॉमिक फिजिक्स पढ़ी हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एटम जो होता है, बल्कि इससे पहले भी हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अराउंड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। जब वो एनर्जी जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो किसी और शेल में होते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है वो किसी और शेल में होते हैं। सो उनके अंदर भी एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, शेल्स भी होते हैं, ठीक है। उसके लिहाज से उसको जो है वो हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स को। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करके लोअर स्टेट पे चला जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी शेल्स होते हैं, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। तो न्यूक्लियस को भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है डिपेंड करता है एनर्जी पे, ठीक है। यानी इसकी एनर्जी हर वक्त एक नहीं होती है, बल्कि ये कभी किसी और एनर्जी लेवल पे हो सकते हैं, कभी लोअर पे हो सकते हैं, कभी हाई पे हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे अब हम इसकी जो है डिटेल पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जो है दे ऑल्सो हैव एनर्जी शेल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। स्टेट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कहते थे कि अगर उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट उसके अंदर मौजूद है तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे होता है। बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूट्रॉन्स की एनर्जी इतनी होती है तो यानी एनर्जी बिल्कुल उसकी लोएस्ट एनर्जी जो उसके पास जितनी वो रख सकता है उतनी होती है, तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे होता है, ठीक है। एनर्जी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें पता है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एनर्जी हम मेजर करते हैं वो EV या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर ज़्यादा एनर्जी हो तो फिर हम उसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं। इसी तरह एनर्जी लेवल्स पे जो एनर्जी होती है न्यूक्लियस की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से ज़्यादा होती है न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी, तो उसको हम मेजर करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV में। हमेशा आप ये डिफरेंस आपने याद रखना है। MEV एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियॉन्स की होती है, KeV या EV एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है। न्यूक्लियॉन इन एक्साइटेड स्टेट विल नॉट रिमेन देयर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। न्यूक्लियस अगर एक्साइटेड स्टेट पे है तो वो वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। न्यूक्लियन सॉरी ज़्यादा देर तक क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो उसकी विश होती है कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करे और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे जाए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे न्यूक्लियन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन है, जब उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो वो हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है, लेकिन वो वहाँ से वापस आने के लिए कोई ना कोई फोटॉन रिलीज़ करके, यानी उतनी एनर्जी रिलीज़ करके जितनी उसने एक्स्ट्रा एब्सॉर्ब की थी, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है,
ठीक है। तो न्यूक्लियॉन किसी तरह से एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादा देर नहीं रहते, फिर वापस आ जाते हैं, ट्रांजिशन करते हैं और अपनी लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आ जाते हैं, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब गैमा रेज जैसे एमिट होती थी इलेक्ट्रॉन्स में, सॉरी एक्सरेज जैसे एमिट होती थी इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट में, बिल्कुल उसी तरह न्यूक्लियॉन्स के रीअरेंजमेंट में जो है वो गैमा रेज एमिट होती हैं। यहाँ डिफरेंस आ गया एक्सरे और गैमा रे का। नॉर्मली हम इन दोनों को बिल्कुल एक जैसे समझते हैं, बट इनमें एक मेजर डिफरेंस है। अगर तो फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं न्यूक्लियस से तो वो गैमा रेज होंगी, और अगर फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं आउट ऑफ द न्यूक्लियस एटम में से, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो वो एक्स रेज है। ठीक है। एक्स-रे और गैमा रे का डिफरेंस आपको पता चल गया। गैमा रेज न्यूक्लियस से एमिट होती हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियॉन्स की रीअरेंजमेंट की वजह से एमिट होती हैं, यानी न्यूक्लियॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब वापस आता है तो वो अपनी एनर्जी एक गैमा रे की फॉर्म में रिलीज करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में वापस आता है तो वो अपनी एनर्जी एक्स-रे की फॉर्म में जो है वो रिलीज करता है। एक्स-रे और गैमा रे इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है। एनर्जी और वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी ये सब इसमें डिफरेंस है। तो एक्स-रे और गैमा रे सेम नहीं होती हैं, बट दे आर बोथ फोटॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर आपको याद हो, हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते थे, लेकिन ये वाली जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। और इसको इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों नहीं है, ये हमें कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन की है या न्यूक्लियस की है? तो इसका आंसर ये है कि जब इसके अंदर से गैमा रे एमिट हो रही है, ठीक है, ये गैमा रे है, तो इसको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये न्यूक्लियस की वजह से है, और ये न्यूक्लियस की एनर्जी लेवल डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन की नहीं है। और दूसरी इसकी एक निशानी ये भी है कि इसमें एनर्जी जो गैमा रे की एनर्जी है, जाहिर है वो भी लिखी हुई है, तो वो MeV में है। ठीक है। तो मैंने भी आपको उधर पहले बताया है कि न्यूक्लियस की जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल की, वो ज़्यादा होती है, तो वो MeV में लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के हम EV या KeV में लेते हैं। तो जब इस डायग्राम में आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सारे एनर्जी लेवल्स MeV हैं। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट्स नहीं हो सकती हैं। ये एनर्जी स्टेट्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियॉन्स की हो सकती हैं। एक तो यहाँ से गैमा रेज एमिट हो रही हैं, तो ये भी इसका एक जो है वो सिंबल है कि ये न्यूक्लियस की एनर्जी स्टेट है। दूसरा, इसमें MeV यूज़ हुए हैं, इसलिए भी हम इसको कहेंगे कि ये न्यूक्लियस की एनर्जी स्टेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एनर्जी स्टेट्स में देखते हैं क्या हमारे पास है। E0 हमेशा हम ग्राउंड स्टेट को मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं। E1 जो है वो पहली एक्साइटेड स्टेट होती है, E2 जो है वो दूसरी एक्साइटेड स्टेट होती है, E3 जो है वो तीसरी एक्साइटेड स्टेट होती है। अच्छा, अभी इनिशियली जो है हमारे पास, अगर हम बात करें कि कोई भी न्यूक्लियॉन जो है वो इस वक्त E3 पे मौजूद है, ठीक है, E3 पे मौजूद है, तो उसने वापस जो है वो E2 पे आना है या E1 पे आना है, तो उसको वापस आने के लिए उतनी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी जितनी एनर्जी इन दो स्टेट्स के डिफरेंस के बराबर है। यानी फर्ज करें अगर इसकी एनर्जी 1.33 है और इसकी एनर्जी 2.50 है, तो 2.50 में से हम 1.33 माइनस कर दें तो जितनी एनर्जी बनती है हमारे पास, उतनी एनर्जी जो है का गैमा रे हमारे पास यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा भी हुआ है 2.50 माइनस 1.33 इज इक्वल टू 1.17, और ये माइनस में इसलिए क्योंकि ये एनर्जी इसमें से निकल रही है, इसलिए इसके साथ हमने माइनस का साइन लगाया है। ठीक है। प्लस होता तो इसका मतलब था कि ये एनर्जी इधर से ऐड हो रही है, माइनस मीनिंग गैमा रे इधर से रिलीज हो रहा है, तो इसलिए ये माइनस है। तो 2.50
माइनस 1.33 इज इक्वल टू 1.17। इन दो स्टेट्स का डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास 1.17 आ रहा है। तो अब अगर इस न्यूक्लियन ने यहाँ से यहाँ पे वापस आना है E3 से E1, तो उसको इस गैप के बराबर की एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, तभी वो यहाँ पे वापस आ सकेगा, क्योंकि हर स्टेट की एनर्जी डिफाइंड है और उस स्टेट पे आने के लिए उतनी एनर्जी का होना ज़रूरी होता है। तो अगर यहाँ पे कोई मौजूद है, इसका मतलब है कि ये 2.50 एनर्जी लेके बैठा हुआ है यहाँ पे न्यूक्लियन। उस 2.50 को अगर वो कम करेगा तो ही वो 1.33 पे आएगा, और 1.33 एग्जैक्ट अगर वो करेगा, ठीक है। अगर 1.35 भी होगा तो भी वो यहाँ पे नहीं वापस आ सकता, ठीक है। तो उतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी जितनी रिलीज करके 1.33 बनती है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो भी न्यूक्लियन है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके नतीजे में ये गैमा रे रिलीज होगी। इसी तरह से अगर कोई न्यूक्लियन इस स्टेट पे मौजूद है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे मौजूद है, और उसने अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आना है, तो फिर वो क्या करेगा। अब आप देखते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो है वो 2.15 है, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो हमारे पास कोई फिक्स अमाउंट होगी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहाँ पे मेंशन लिखी हुई, तो 2.15। अच्छा, ग्राउंड स्टेट पे जो उसकी जो भी एनर्जी है वो ज़ीरो नहीं होती है, वो उसकी अपनी पोजेस्ड एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी उसके पास मौजूद होती है, जिस पे वो बिल्कुल स्टेबल पड़ा होता है। तो ग्राउंड स्टेट पे अगर उसने वापस आना है तो वो क्या करेगा, माइनस। अच्छा, इसको अगर अभी फिलहाल हम अगर ग्राउंड स्टेट को ज़ीरो लेवल कंसिडर कर लें, बिकॉज ये वो स्टेट है जहाँ पे अभी इसमें एक्साइटेशन नहीं है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, तो उसको हम ज़ीरो कंसिडर कर लें। सो 2.15 ये वाली स्टेट की एनर्जी है और ज़ीरो इस स्टेट की एनर्जी है। तो कितनी एनर्जी का गैमा रे यहाँ से रिलीज हो कि ये 2.15 से वापस जो है वो ज़ीरो एनर्जी पे जाए। ऑब्वियसली 2.15 का ही एक गैमा रे रिलीज करना पड़ेगा। सो माइनस 2.15 का गैमा रे यहाँ से रिलीज हुआ है, तो ये न्यूक्लियन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गए, ठीक है। इसी तरह से अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे पड़ा हुआ है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 1.33 है, तो यहाँ से वापस जाने के लिए इसको 1.33 ही रिलीज करनी पड़ेगी, तभी ये जो है न्यूक्लियन इधर से वापस जा सकेगा, ठीक है। तो अभी हमने एनर्जी लेवल डायग्राम देखी है। अच्छा, ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये निकल की न्यूक्लियस की है, ठीक है। निकल के न्यूक्लियस के अंदर हमने उसकी एक्साइटेड स्टेट्स को देखा है, ठीक है। हर न्यूक्लियस के लिए एक्साइटेड स्टेट्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, और हर जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्योंकि मुख्तलिफ होते हैं, तो उसके हिसाब से उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो मुख्तलिफ होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं इसके बारे में, जो हमने अभी स्टेट्स देखी हैं। अच्छा, ग्राउंड स्टेट जो होता है उसे ज़ीरो एक्साइटेशन एनर्जी मिलती है, यानी ग्राउंड स्टेट को ई नॉट इसलिए कहते हैं कि इसके पास जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है वो तकरीबन ज़ीरो होती है, ठीक है। अपनी तो उसकी एनर्जी होती है बट एक्स्ट्रा एक्साइटेड एनर्जी नहीं होती, इसलिए हम इसे ज़ीरो स्टेट कहते हैं, और हम इसमें ज़ीरो ही कंसिडर करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी को, ठीक है। जनरली न्यूक्लियर एनर्जी लेवल है 3 रीजन्स। न्यूक्लियर एनर्जी लेवल के 3 रीजन होते हैं। लो एनर्जी लेवल वो होते हैं जो 2 MeV से नीचे के हों, ठीक है। अगर हम ऊपर वाला डायग्राम दोबारा देखें, ये 2.5 MeV तक जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 MeV से नीचे अगर हम देखें तो ये लो एनर्जी लेवल में है, ठीक है। अच्छा, अगर 2 MeV से 6 MeV के दरमियान हो तो वो मॉडरेट एनर्जी लेवल है। अब ये 2.50 मॉडरेट एनर्जी लेवल में आता है। हाई एनर्जी लेवल जो है वो तकरीबन 6 MeV से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफाई कर दिया गया है, डिस्टिंग्विश कर दिया गया है लो, मॉडरेट और हाई एनर्जी को। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो लो एनर्जी लेवल होते हैं उनकी स्पेसिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप इधर देखें तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल हाई होते जा रहे हैं इनकी स्पेसिंग कम होती जा रही है,
ठीक है। अच्छा, हाई एनर्जी लेवल जो है उनकी लेस स्पेसिंग होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं, अभी यहाँ पे तो ये तीसरा एनर्जी लेवल है, अगर जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे स्पेसिंग और कम होती जाएगी, फिर एक ऐसा टाइम आएगा स्पेसिंग इतनी कम हो जाएगी कि हमारे लिए उनको आइडेंटिफाई करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा तकरीबन। यानी जब स्पेसिंग कम होगी एनर्जी लेवल्स की, आपस में डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, तो फिर हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे ये कौन सा एनर्जी लेवल है। ठीक है, so at high energy it is difficult to identify individual energy levels. De-excitation of energy states can take place in two ways. दो तरीकों से de-excite हो सकता है कोई भी न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स। एक तो ये है कि बाउंड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, बाउंड एनर्जी लेवल क्या होता है? ये दो तरीके हैं जिससे de-excitation हो सकती है। पहला जो तरीका है वो है बाउंड एनर्जी लेवल। द हायर एनर्जी लेवल इन विच न्यूक्लियस इज de-excited फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल बाय द एमिशन ऑफ गैमा रेज। ठीक है, अच्छा, ये तो बाउंड एनर्जी लेवल जो हमने अभी डिस्कस किया है इस डायग्राम में, वो सारे बाउंड एनर्जी लेवल जिसमें गैमा रे रिलीज होती है जब वो हायर से लोअर में आता है। ठीक है, इसका बाउंड एनर्जी लेवल। अभी बाउंड एनर्जी लेवल्स जो हैं ये कभी भी अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये एग्जिट नहीं कर सकते या ये एमिट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ और सिर्फ गैमा रेज ही एमिट होती हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है डी एक्साइटेशन का। ठीक है, इसके अलावा भी एक तरीका होता है डी एक्साइटेशन का, और उसको हम जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं, वर्चुअल एनर्जी लेवल जिसे हम कहते हैं, ये सेकेंड वे है। वर्चुअल जो हमारे पास एनर्जी लेवल है वो रियल तो होते हैं बट अनस्टेबल होते हैं। यानी हायर एनर्जी स्टेट इन विच न्यूक्लियस इज de-excited फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल बाय emission ऑफ पार्टिकल्स लाइक अल्फा, एम, पी, डी। इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि ये एज सच एग्जैक्ट एनर्जी लेवल्स जो हैं उनके ऊपर नहीं दिखे होते, बल्कि ये वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो एनर्जी लेवल, उनकी वजह से जो है वो डी एक्साइटेशन होती है। यानी मैं अगर आपको यहाँ पे डिफाइन कर सकूँ, ये हमारे पास जो है ये बाउंड एनर्जी स्टेट्स हैं। बाउंड मीन्स फिक्स्ड एनर्जी स्टेट है, ये हम इनको जो है वो आगे पीछे नहीं कर सकते, बाउंड है। लेकिन वर्चुअल एनर्जी लेवल इन्हीं लेवल्स के बीच में कहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्ज करें अगर यहाँ से थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ये बजाय इसके कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे हो सकता है कि इसके बीच में किसी लेवल पे जो है वो डी एक्साइट कर रहा हो, वो वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो रियल तो होता है बट वो स्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल जगह होती है। वहाँ पे अगर ये रिलीज़ कर रहा होता है कुछ, वहाँ जाके एनर्जी रिलीज़ करता है, तो वो एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि गैमा रे हो, गैमा रे भी हो सकती है बट वो ज़रूरी नहीं है गैमा रे हो, वो गैमा रे की बजाय अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भी हो सकती है। ठीक है, तो जो वर्चुअल एनर्जी लेवल्स में ये भी डी एक्साइटेशन का एक वे है, इसके अंदर भी डी एक्साइटेशन होती है और इसके नतीजे में एमिशन होती है पार्टिकल्स की। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये कि ये होते हैं बट ये अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, बाउंड एनर्जी लेवल ये मौजूद होते हैं और ये स्टेबल लेवल होते हैं। यानी स्टेबल मतलब अगर कोई भी न्यूक्लियॉन अपनी एनर्जी रिलीज़ करके नीचे आ रहा होता है, तो वो जो एनर्जी जब रिलीज़ करके वापस आता है तो वो फिर स्टेबल हो जाता है किसी भी एनर्जी लेवल पे आके। लेकिन वर्चुअल एनर्जी लेवल में ये नहीं होता, उसमें ये होता है कि वो स्टेबल नहीं होता कभी भी वर्चुअल लेवल पे जाके, उसको वहाँ से भी फिर वापस आना ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों तरीके हैं जिससे कोई भी न्यूक्लियॉन जो है या कोई न्यूक्लियस जैसे एक्साइटेड स्टेट मौजूद है तो वो न्यूक्लियस डी एक्साइट जो हो रहा है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये भी हमने बात की है, यहाँ पे हमने एनर्जी लेवल्स की बात की है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस इसको अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें इस आर्टिकल को, तो न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी स्टेट्स रखता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स रखता है। हायर स्टेट्स होती हैं, ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट पे कोई एक्साइटेशन नहीं होती, जैसे ही एनर्जी मिलती है एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं न्यूक्लियॉन्स भी, और जब एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं तो ये वहाँ से वापस आने के लिए अपने आप को लो एनर्जी पे लाने के लिए एक गैमा रे रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंस भी देखा था कि
कि गैमा रेज हमेशा न्यूक्लियस से रिलीज होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमेशा एक्स रेज जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो हमने ये एनर्जी लेवल्स की बात की और फिर हमने बाउंड एनर्जी स्टेट्स या बाउंड एनर्जी लेवल और वर्चुअल एनर्जी लेवल्स को भी देखा है। ठीक है, अब हम इस एनर्जी लेवल्स के बारे में एक जो है रिलेटेड वीडियो देखेंगे जिसमें हम इसको मज़ीद जो है वो इसकी डिटेल को स्टडी करेंगे। इस वीडियो का यूट्यूब लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इसको देखना चाहें यूट्यूब से तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। Welcome to this video. We are going to overview very briefly everything we've learned about radioactive decay and connect it all together. Then we're going to take a look at something new called nuclear energy levels. Okay, we know there are three kinds of radioactive decay. There's alpha, beta, which includes beta plus and beta minus, and gamma. Each of these is different. Let's take as an example uranium. Uranium undergoes alpha decay, and in the process, it transmutes or changes into thorium. So we have some initial sample of uranium. Let's say the half-life is 5 minutes. That's wrong. The half-life of uranium-234 is actually about 250,000 years. But for our sake, let's imagine it's 5 minutes. After 5 minutes, we know that the amount of uranium left is only half as much as what we started with. So half of the sample has become thorium. And in the process, each one of those uranium nuclei emits an alpha. So there's many more than what I've shown here. If we let 5 more minutes pass, then now half of the remaining uranium, half of the red that's left, turn into thorium. They transmute. And if we wait 5 more minutes, then in that amount of time, half of what was remaining will have changed into thorium. Now, we learned some equations, and we've used these, which allow us to calculate how many uranium remain. How many reds are there left? And that's the equation we've seen. We've practiced with it. We've graphed using that equation. There's another equation pertaining to activity. And activity, in essence, is how many decays occur per second. Or in this case, how many alphas are emitted per second. The way that we measure activity is using something called a Geiger-Müller tube. And basically what it does is detects alpha particles, in this case. The final thing we've looked at so far relates to stability. When these decays occur, they are natural. They happen without any human intervention out in nature. And when these decays are natural, when these natural transmutations occur, there's a whole host of things that we could say about stability and energy. The well gets deeper for each nucleon, energy is being lost, the binding energy per nucleon increases, and a lower, more stable energy level is reached. What we're going to focus on right now is the bottom one. The nucleus has lost energy. So what we know is that in decays, the nucleus loses energy, and because of the equivalence between energy and mass, the nucleus also loses mass. Here's that picture. You start out with some nucleus, and we're going to be measuring the mass or energy, the mass energy, let's call it, of the nucleus. So first, let's say that it has negative 12 mega electron volts because it's bound together. And so it's at a lower energy state, lower energy level than when those nucleons are totally free. Okay, here it is right now, as shown, negative 12 MeV of energy for the whole nucleus, all four together. Then there's some gamma radiation. A gamma ray photon is emitted, maybe 4, and as a result, the nucleus has less mass and less energy. Let's say it's now down to negative 20.
so it lost 8 MeV. And then another gamma photon emission occurs, and it loses even more mass, more energy. And let's say it's gone down to negative 24. So at that time, it only lost 4 MeV. We can draw a picture representing those energy levels. You make a y-axis, and the higher up on the y-axis you go, the greater the energy. So at the very top is the highest energy, which would be negative 12, where we started. And then what happened to the nucleus? Through gamma decay, it fell to a lower energy state, a lower energy level. Then, through another gamma decay, it fell to another lower energy level. Let's take a look at what happens with alpha decay, and we'll use the same example from before, uranium and thorium. This is slightly different from gamma decay. Here's an example. Here's the example using uranium and thorium. Uranium is really, really big, and thorium is really, really big. 234, 230. The alpha particle is tiny, really, really small. So here we are, we start with the uranium, and then it transmutes, it changes naturally into an alpha particle, which is small, and thorium, which is still pretty big. And then there's all this energy released in the reaction. Where does that energy go? Well, it's not emitted in this case. It's not emitted as a gamma photon. Instead, it's given to the alpha particle as kinetic energy. And a tiny little sliver is given to the thorium as kinetic energy. But this amount is basically negligible, so we'll just ignore it. Because the alpha gets thrown upward, this recoils and goes down. Now, here's the cool thing. This is not what happens every single time. The alpha doesn't always get that much kinetic energy. Sometimes in the decay, the alpha has a little more energy, and other times, the alpha has even more energy. So what's happening then to the nucleus, to the thorium? In some cases, it loses more energy, and in other cases, it loses less and even less. The best way to plot what happens is using the energy y-axis. First, we have uranium, and then we have thorium. So we have to separate those somehow. What we do to separate them is put uranium on the right, thorium on the left. So we start out with uranium, and at that point, the energy is highest. In some cases, we lose 4.8 mega electron volts are lost in the alpha decay, and then we've changed down to thorium. So that's a big energy loss. In other cases, we lose 4.2, and then in some cases, we lose just slightly less, 4.1. So this is how we represent those alpha decays. We can add energy amounts on the left side on the y-axis. So far, all we've ever done is used negative energies. Sometimes problems might use positive energies. So let's, for simplicity, let's say that the uranium has 4.8 MeV to start. In the first case, here, it loses all 4.8 and results with 0 MeV. So the resulting nucleus in that case would have 0. In the other case, it would have 0.6 and 0.7. And we can find those values by simple subtraction. 4.8 minus 4.1 is lost. How much energy remains with the thorium nucleus? 0.7. These are nuclear energy levels. And when we talk about nuclear energy levels, we're talking about this picture. Notice the alpha particles always have these energies. And so the nuclei always have either 4.8 MeV, 0.7, 0.6, or 0. It's not a continuous spectrum of possible energies. The ones I've shown are the only allowed energy levels that the nucleus can have. Because there are only certain allowable energy levels, we say that the nucleus
has a discrete energy spectrum.